नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या मंडल पार्ट 2 की राजनीति का कल निर्णायक दिन होगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जातीय जनगणना के दांव पर केंद्र सरकार के सामने दुविधा खड़ी हो गई? कल पीएम नरेंद्र मोदी क्या जातीय जनगणना को हरी झंडी देने का मन बना लेंगे? ये सारे प्रश्न इसलिए क्योंकि कल जातीय जनगणना के मुद्दे पर सबसे बड़ा दिन है। कल नीतीश कुमार बिहार के 10 दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। वैसे तो केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना के मुद्दे को संसद में खारिज कर दिया, लेकिन न सिर्फ विपक्ष, न सिर्फ एनडीए के नीतीश कुमार जैसे नेता, बल्कि खुद बीजेपी के कई ओबीसी सदस्य इसकी वकालत कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत करें उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जाति जनगणना की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानेंगे या नहीं, लाख टके का सवाल है। लेकिन जाति जनगणना का उनका दांव जोर तो पकड़ ही चुका है। सोमवार को बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत 10 पार्टियों के नेताओं को लेकर नीतीश कुमार जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी, और पुनः भी भेज दिया गया सभी पार्टियों के। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं। यहाँ के जितने लोग हैं, जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं, उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो उसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे। तो लेकिन पहली बात तो यही करनी। जातीय जनगणना को लेकर के जो हम लोगों की मांग रही है, आदरणीय लालू जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हमने जो प्रस्ताव रखा था कि भाई जातीय जनगणना जब 2 बारी जब पारित हो चुकी है तो इसको जो है सही मायने में उंगली जामा पहनाई जाए। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है कि सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। जाति जनगणना के पक्ष में देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों का सुर एक ही है, लेकिन दुविधा बीजेपी के सामने है। एक ओर केंद्र सरकार ने 2 बार संसद में जाति जनगणना से इनकार किया है, तो दूसरी ओर बीजेपी के तमाम पिछड़े नेता इसके पक्ष में हैं। 10 अगस्त को संसद में ओबीसी बिल पर चर्चा के दौरान ही बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने जाति जनगणना का तराना छेड़ दिया था। देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। आज निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जात आधारित जनगणना राज्यों को हक देने का काम किया है, और आज यदि जनगणना होती है तो ओबीसी कहाँ होगा, शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मैं तो धन्यवाद बार बार करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के 10 पार्टियों के जिन नेताओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है, उनमें बीजेपी से राज्य सरकार में मंत्री जनक राम शामिल होंगे। उनको प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के बीजेपी के फैसले की राजनीति समझने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, जबकि राज्य सरकार में बीजेपी के कोटे से दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु पिछड़े समाज से आते हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों जाति जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। अगर ये आपत्ति होता तो प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं, और इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रतिनिधि शामिल नहीं होते। इसमें आपत्ति कहाँ? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का विषय है। पूरे भारतवर्ष में बिहार ने इसे प्रस्ताव पारित करके भेजा था। उस आलोक में प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनेंगे और इसमें सभी दल के लोग शामिल होंगे। 2011 की जनगणना के पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने जाति जनगणना की जोरदार वकालत की थी, लेकिन अभी मंडल पार्ट 2 की राजनीति के असर को समझ रही है, इसलिए उसने पत्ते नहीं खोले हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक झा, शक्ति यादव, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मिथिलेश झा जी, एमएच खान जी और संगीत रागी जी। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का स्वागत और सभी को नमस्कार।
मिथिलेश जी पहले तो आप ये बताइए, सबसे पहला सवाल ये कि इससे फायदा क्या होगा जातीय मतगणना से, और आपकी पार्टी तो इससे बचती रही है, कल पीएम मिल जरूर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्टैंड क्या है आपका? हमारी स्पष्ट समझ है कि जनगणना अगर हो तो अमीरी और गरीबी के आधार पर हो। जातीय जनगणना समाज को बांटने की साजिश है। जातीय जनगणना का आधार भारतीय सभ्यता संस्कृति का कभी नहीं रहा है। वैदिक संस्कृति में एक ही परिवार में 4 वर्ण के लोग होते हैं। वर्ण आधारित व्यवस्था थी जो कर्म पे आधारित थी। जातीय जनगणना का हम लोग को तो वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश है पूरे विश्व के लिए। अयम लिया परो वेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। तो वहाँ जाति में समाज को बांटने का क्या अर्थ है? सभी भारत माता के संतान है। अटल जी ने कहा था जिस समय देश की आबादी 30 करोड़ थी कि 30 करोड़ मुखमंडल वाली मेरी भारत माता। तो मैं तो आज यही कहूंगा कि 140 करोड़ मुखमंडल वाली मेरी भारत माता। इसमें जाति का कहाँ कोई प्रश्न है? सभी भारत माता के संतान है, सभी माँ भारती के संतान है, और हमारे पार्टी का स्टैंड है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मिथिलेश जी, क्या बढ़िया बात आपने कही है। काश ये बात प्रधानमंत्री कह देते और मिलने के लिए किसी को नहीं बुलाते, तो आपकी बातों पर देश की जनता को नहीं। प्रधानमंत्री ठीक है, अभी आगे बात करते हैं, एक रिएक्शन ले लें सभी से। हम तो सिर्फ विचार रख रहे हैं। अरे सुनिए ना, मिलने के लिए बुलाएंगे, बुलाया ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम। अरे मुद्दे पे बुलाया ना, बोल देते इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। भाई वसुधैव कुटुम्बकम, सबका हमारा देश है, पूरी दुनिया हमारी है ना। बड़ा अच्छा लगता है। बहुत क्या बढ़िया आपने बातें की मिथिलेश जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या है कि आप राजनेता लोग हैं। ये हमारे पुरखों का संदेश है, हम भी भारत की मिट्टी का संदेश है। हम भी उसी विचारधारा, नई बातें नहीं, हम भी उसी विचारधारा से प्रभावित हैं। वसुधैव कुटुम्बकम मेरा भी मूल मंत्र है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते हैं जातीय जनगणना के मुद्दे पर, तो फिर शक होता है कि कहते आप कुछ हैं, करते कुछ हैं। खैर एक रिएक्शन और लेंगे। बुलाए हैं झा जी आ रहे हैं आपके पास। डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो ठीक है। अभिषेक जी साफ तौर पे मिथिलेश जी ने कह दिया कि साहब ये ठीक नहीं है। आप ही की सहयोगी हैं, आप ही की पार्टी के साथ हैं। जब आप ही में दोनों में सामंजस्य नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? अभिषेक जी। सही जी, मुझे 60 सेकंड का बस समय दे, मैं अपनी पूरी बात को समाप्त जी। देखिए, जातीय जनगणना की मांग हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से लंबे समय से उठाई जा रही है। मिथिलेश जी एक बात को कह रहे हैं, लेकिन 2019-2020 में बिहार के विधानमंडल में सभी दलों ने एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था इसके पक्ष। उनकी पार्टी, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सबने किया था। हमारी पार्टी ने इसको उचित फोरम पर उठाया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू के नेतृत्व में पार्टी के सभी एमपीज ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर मेमोरेंडम सौंपा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार से आग्रह भी किया, और इसी के बाबत समय मिला है कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन उनसे मिलेगा और अभिषेक को बड़ी मजबूती से। अभिषेक जी, ये जो बात आप बता रहे हैं, ये बातें तो पता है, ये तो देखिए हमने अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। हम भी ये कह रहे हैं कल आप मिलने जा रहे हैं, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा सवाल सिर्फ ये है अभिषेक जी, मिथिलेश जी तो साफ मना कर रहे हैं कि साहब वसुधैव कुटुम्बकम, हम पूरी दुनिया हमारी है, सब हमारे हैं, हर भारतवासी, इसमें जाति क्या होता है भाई? सही जी। हमारा सवाल ये है कि आप मतभेद तो आप दोनों में हैं, भले ही आरजेडी आपके साथ जा रही है, भले ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपका समर्थन कर दें, या वो भी जातीय जनगणना की मांग कर दें। ये सवाल ये है छोटा सा जी। आपने देखिए, आपकी तरफ से ऐसा सवाल उठना एकदम लाजमी है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मिथिलेश जी सम्मानित विधायक है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूँ। लेकिन आप जरा सोचिए कि 2019-20 में पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के सदस्यों ने इस मांग को पारित किया था। वही तो अभिषेक भाई, वही तो समझना चाहते हैं, वही समझना चाहते हैं, वही आपसे समझना चाहते हैं कि भाई आपके विधानसभा में क्या होता है, संसद में क्या होता है, बैठकों में क्या होता है, और यहाँ अगर आप लोग क्या बोलते हैं, तो जो देश की जनता है वो हम कंफ्यूज हो गए। हम कंफ्यूज, मैं यहाँ पर कंफ्यूजन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 20 सेकंड दीजिए ना सही जी, मैं सारे कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि मिथिलेश जी को अपने पार्टी आला कमान से एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके वरिष्ठ मंत्री भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। आप मानते हैं मिथिलेश जी गलत बोल रहे हैं? आप मानते हैं ये बात?
नहीं, मुझे लगता है कि मिथिलेश जी को शायद हो सकता है कोई के पार्टी के वरिष्ठ मंत्री किसी डेलीगेशन में शामिल होने जा रहे हैं, जहां जाकर प्रधानमंत्री के सामने वही बात रखनी है जो सब लोग रखेंगे। और मिथिलेश जी की अगर मतभिन्नता होती है आपके प्रतिष्ठित चैनल पर, तो मुझे लगता है कि एक बार उनको अपने आला कमान से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के माध्यम से स्टैंड क्लियर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट संसद में कहा कि जनगणना अगर हो तो गरीबी और अमीरी के आधार पर हो। ये संसद में उनका वक्तव्य है, तो मुझे क्या आला कमान से बात करने की बात है? पार्टी का अध्यक्ष नेताओं के नेता होते हैं हमारी पार्टी में। आपके सम्मानित मंत्री इस डेलीगेशन में शामिल हुए, मुझे लगता है इस बात की जानकारी तो आपको होगी। शामिल होने जा रहे हैं तो शामिल होंगे, बात रखेंगे, लेकिन शामिल होकर आप परिणाम तो आने दीजिए, परिणाम तक प्रतीक्षा कर लीजिए। तो आप ये बताइए ना, देखिए मतभिन्नता नहीं, आप ये बताइए ना कि आपकी पार्टी की तरफ से एक सम्मानित मंत्री एक डेलीगेशन में शामिल होकर अपनी बात को रखने जाते हैं, तो उससे पहले तक तो किसी का स्टैंड क्लियर नहीं है ना। और आपकी पार्टी के लोग अगर कहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के पास अपनी बात रखने के लिए, तो जब तक चीजें स्पष्ट होंगी उसके बाद ही मुझे लगता है कि आप लोगों का ऑफिशियल स्टैंड कौन सी बातें किस रूप में रखनी है, ये ना आपको पता है ना हमको पता है। और मैंने तो अपनी पार्टी का स्टैंड कर रहे हैं, तो 2020 में पार्टी का स्टैंड रख दिया, और आपके पार्टी के विधानमंडल दल के सभी सदस्यों ने अपना जो आधिकारिक स्टैंड था वो 2019-20 में स्पष्ट कर दिया। मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़े समय का इंतजार करना चाहिए। मिथिलेश जी भी तो विधानमंडल के सदस्य हैं ना, मिथिलेश जी भी हैं। खैर, शक्ति यादव जी ऐसे में जब बीजेपी जेडीयू में ही यहाँ पर मतभिन्नता नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि उस डेलीगेशन में उस प्रतिनिधिमंडल के साथ आप जाएंगे तो सिर्फ खाना पूर्ति है या कुछ होगा भी? और शहीद अंसारी भाई, आपको दिली मुबारक, इसलिए कि एक मौजूद सवाल जो तैर रहा है देश के अंदर में, आवाम की जो चिंता है, इस देश में, इस मुल्क पे एक बार हर हाल में जातिगत जनगणना हो। इस बाबत 2011 में ये रागे छेड़ी गई थी मजबूती के साथ पार्लियामेंट में, आपको याद होगा, आप जानते भी हैं। आदरणीय लालू मिथिलेश जी बोल लेने दीजिए, मिथिलेश जी शक्ति जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। दिस इज नॉट फेयर। ठीक है मिथिलेश जी, निवेदन आपसे, मिथिलेश जी निवेदन आपसे, एक एक रिएक्शन सबका हो जाए। अभी खान साहब भी हैं, अभी हमारे साथ संगीत जी भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष भी हैं, तो एक एक रिएक्शन हो जाए, उसके बाद चर्चा के लिए खुला छोड़ेंगे। प्लीज बोलिए शक्ति जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। जी अंसारी भाई, स्पष्ट तौर पे वो जो छेड़े गए थे वो सवाल, वो कहीं न कहीं आवाम के बीच में एक सवाल खड़ा है और आज मौजूद हो गया है। और इसलिए मौजूद हो गया है इस राज्य देश के अंदर में कि जो हालात हैं बेरोजगारी के, जो हालात हैं लाचारी और बेबसी, तो हम एक बार मिथिलेश जी, झा जी थोड़ा सा संयम, झा जी प्लीज थोड़ा सा संयम, बोल लेने दीजिए प्लीज। ये जो जातिगत जनगणना इस देश के अंदर में, जहां पर जातिवादी जो हालात है, वो मेरे समझ से इन चीजों की दूर करने में सहायक होगा। हम जान पाएंगे कि 51% दिहाड़ी मजदूर किस वर्ग और किस जाति के हैं, कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर विवश हैं, कौन लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, लगभग 6 लाख परिवार। तो इन सवालों की चिंता हर को होनी चाहिए। रोजगार बंद हो चुके हैं, सरकारी नौकरियां नहीं है, तो बजट एलोकेशन करने में, इनके उन्नयन के रास्ते अख्तियार करने में जातिगत जनगणना एक ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसको हम अवलोकन कर करके सही माने में देश को उन्नयन के रास्ते पर हम ले चल सकते हैं, सहायक होगा। और ये सवाल मौजूद है, इसलिए मौजूद है अंसारी साहब, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर में जब 23% युवा युवतियां जब उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते, मैं नहीं कहता वो कौन जाति के हैं, हो सकता है अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, आप किसी धर्म के रहने मानने वाले लोग हो, हर वर्ग का एक बार हो। जब 31 में हुआ, शक्ति जी एक रिएक्शन जल्दी ले लेते हैं, 31 में हुआ, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो आप जब पशु पक्षियों का आप जब कर लिया, तो मानव को करने में कौन सी आपत्ति है? ठीक है, संसद में ठीक है, आपका बिल्कुल स्टैंड क्लियर है यहाँ पर। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर वर्मा, बस यादव जी समय कम है सर, समझ नहीं रहे हैं आप। झा जी आपसे एक बार फिर से निवेदन है, झा जी बीच में मत बोलिए प्लीज। ठीक है, बोलिए 10 सेकेंड्स बोलिए। 10 सेकेंड। देश के लोकसभा के अंदर में जाति गिनाते हैं मंत्रिमंडल का, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा
वो नहीं जब छिन्नवीर होता है तो जाति गिनने में नहीं हो सकता। जाति गिनने से जातिवाद खत्म होंगे। ठीक है, सिर्फ और ठीक है, बढ़िया यादव साहब, शक्ति यादव जी, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर आशुतोष, बस सर, बस प्लीज बंद कर दीजिए आवाज झाजी की, जरा झाजी की आवाज बंद कर दीजिए। डॉक्टर वर्मा, जब सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर यह कह चुका है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता और अभी ही 49.5 हो चुका है, ऐसे में मान लीजिए कि अगर जातीय जनगणना में अगर रिजर्वेशन में आने वाली जातियों की जनता की संख्या क्रॉस कर गई और वो 50% के ऊपर बढ़ गई, 10 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो क्या करेंगे सर? ये फिजूल नहीं हो जाएगी ये जनगणना? और एक बार आपका स्टैंड हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर अभी बताइए क्या है आपका स्टैंड? देखिए सही जी, पहले जो हम लोग को इस बात को समझना चाहिए और जो भी लोग यहाँ पर माननीय विधायक जी और बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मिथिलेश झा जी एंड अभिषेक झा जी, उनसे ये बताना पड़ेगा कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधि का आधार है या सामाजिक और शैक्षणिक समानता का आधार का विषय है। इसलिए आरक्षण को आप आर्थिक तौर पे इस तरीके से नहीं ला सकते, उसकी आप पहले मूलभूत ढांचे को समझिए। रही बात जो आपके सवाल की, लेकिन वो तो गरीब सवर्णों को भी अब आरक्षण मिल रहा है ना। नहीं, मैं यही बता रहा हूं, जो जब ढांचे को जब आप इस तरीके से देखते हैं, जब आपका चश्मा का रंग ही अलग हो जाता है, तो आपकी पूरी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% के ऊपर नहीं आएगा, जिसका आप उल्लेख कर रहे थे इंदिरा साहनी वाले पे, लेकिन 10% हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है और कई राज्यों ने नवी सूची में डाल के इस आरक्षण की कैपिंग को बढ़ाया है। अगर हम किसी देश के बहुत बड़े हिस्से को हम उनको लाभ देना चाहते हैं बिना उनकी गिनती किए, हम कैसे लाभ देंगे और कौन सी योजनाओं में कौन सा बजट देंगे? और एक बहुत मूलभूत सवाल है, ये वो कौन लोग हैं? आप चिन्हित कर लीजिए जो जाति जनगणना से डर रहे हैं। अरे क्या परेशानी है जाति करने से? यहां पे जानवरों की गिनती हो रही है, यहां पे पक्षियों की गिनती हो रही, बाघों की गिनती हो रही, इंसान की गिनती नहीं कर रहे आप। और आप करने जा रहे हैं कि हम योजनाएं बनाने जा रहे हैं। अरे इंसान की गिनती के बिना गिनती के आबादी। अरे झा जी, एक रिएक्शन हो जाने दीजिए ना पूरा। अभिषेक जी, अगर आशुतोष जी आपकी बात पूरी हो गई हो तो हम डॉक्टर खान के पास डॉक्टर खान, डॉक्टर मिथिलेश कुमार। डॉक्टर खान, 1931 की जनगणना में 52%, अगर मान लीजिए आज 2011 में ये जनगणना जिसकी मांग आप कर रहे हैं होती है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? यहां तो सारा जो समीकरण है आरक्षण का वो नहीं गड़बड़ा जाएगा सर? और ज्यादा परेशानियां नहीं आ जाएंगी और हमारे सामने समस्याएं खड़ी नहीं हो जाएंगी सर? देखिए अंसारी साहब, सबसे पहले तो जो आपने मुझे लिखा है समर्थक, मैं समर्थक हूँ बीएसपी का। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज आपके चैनल पर मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठा हूँ, जो मैं आधिकारिक रूप से बहन कुमारी मायावती ने मुझे किया है, लेकिन आपके चैनल ने समर्थक लिख रखा है। देखिए, सवाल इस बात का है कि जो आरक्षण अभी तक लागू हुआ है उसमें कितनी नौकरियों में आरक्षण बैकलॉग भरा जा रहा है? SC, SC, OBC कोई पूरी तरह से भरा नहीं गया है। अब जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर जब ये कह देते हैं कि हमने इतने दलित बनाए, इतने पिछड़े बनाए, इतने अपर कास्ट बनाए, तो फिर वो वसुदेव कुटुंबकम की बात कहाँ समझ में आती है? वो तो सब खत्म हो गई बातें सब। और 2011 में सेंसस हो चुका है इसका, उसको आउट कर देना चाहिए था, तो आउट नहीं हुआ। अब सवाल इस बात का है कि अगर जाति जनगणना नहीं होती है तो किस आधार पर आरक्षण तो दे रहे हैं आप, लेकिन आरक्षण में जो नौकरियां में बैकलॉग खाली है उसमें पूरा भरा ही नहीं जा रहा है, अभी तक सब खाली पड़े हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने बार बार आग्रह किया है कि SC, ST, OBC के जो नौकरियों में जगह खाली है उसको भरा जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं भरा जा रहा है? मुखमंडल वाली मेरी भारत माता नरेंद्र मोदी जी 140 बोलिएगा बीच में, मिथिलेश जी, मैं तो अनुशासित पार्टी का सिपाही हूँ। मिथिलेश जी, मिथिलेश जी निवेदन, आवाज बंद कर दीजिए मिथिलेश जी, बात पूरी कीजिए। अब आप देखिए, जब आप कमंडल मंडल की बात जब शुरू करेंगे तो BP सिंह, चलिए अपनी खान साहब अपनी बात पूरी कीजिए। संगीत रागी जी के पास जाना है, ब्रेक का टाइम हो जाएगा सर। बीच बीच में बोल रहे हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे, चलिए नहीं बोल रहे हैं, चलिए जातियों का जो आप सोचते हैं कि जाति को हम छोड़ दें
तो ये संभव नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हर आदमी जाति के बंधन में बंधा हुआ है। आप सईद अंसारी लिख रहे हैं, मैं MS खान लिख रहा हूँ, वो त्यागी जी लिख रहे हैं, वो पांडे लिख रहे हैं, वो दलित, वो अपने आप को कुछ भी लिख रहे हैं, तो सब लोग जातियों में बंधे हैं। लेकिन जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, वो जो दबी हुई है, जो कुचली हुई है, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनकी जनगणना हो जाने में क्या अर्जा है? जनगणना हो जाए, उनका अधिकार मिल जाए, बात खत्म हो जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी यही बात कही कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अभी तक आरक्षण इनको पूरा नहीं हो पा रहा है। नौकरियों में बार बार कह रहा हूँ, नौकरियों में इनका कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। सारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, क्यों नहीं भरी जा रही हैं? नई नौकरी की बात की जा रही है कि 4 लाख नौकरी दे दिया, 2 लाख नौकरी दे दिया, 5 लाख। अरे भाई 5 लाख 4 लाख नौकरी दे दिया आपने, लेकिन नौकरियों में जो आरक्षण बचा है उसको भरा नहीं जा रहा है। ठीक है, ये नियुक्ति नहीं हो रही है। अगले हिस्से में खान साहब आते हैं, तब ये चर्चा करेंगे कितनी नौकरियां मिली नहीं मिली, और तब आपको पूरा मौका मिलेगा। संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संगीत जी, काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग, ये दो जब भी जातीय जनगणना की बात आती है तो ये मस्तिष्क में आते जरूर हैं दोनों आयोग। क्या इन आयोग के टाइम पर जातीय जनगणना को इनमें शामिल किया गया था? हमारी इस शंका को दूर कर दीजिए। और दूसरी बात सर ये कि क्या वाकई इससे जो उद्देश्य है कि गरीबी दूर हो, रोजगार मिले और विकास के पथ पर समाज का हर वर्ग आगे बढ़े, ये संभव हो पाता है, या अगर 2011 में अब होगा तो संभव हो पाएगा? सर देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कर दूं कि काका कालेलकर कमेटी जो थी और उसके बाद जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, वो दोनों कमेटियों के अंदर जो है वो जातीय जनगणना कहीं भी विमर्श में नहीं था। मंडल आयोग ने इसके बारे में चर्चा जरूर की थी कि जातीय जनगणना हो, लेकिन इसका परमिशन उन्हें नहीं मिला था। तो 1931 के जनगणना के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। दूसरी बात रही, देखिए, जातियों के आधार पर यदि नीतियां बनाएंगे और आप जाति विहीन समाज का निर्माण कर लेंगे, यह संभव नहीं होगा। जातियां और पुष्ट होकर के जातीय खांचे और जातीय खूंटे और पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। और मुझे लगता है कि भारत के जितने विरोधी तत्व हैं वो यही चाहते हैं कि भारत का समाज जो है वो जातीय खेमों में बटा रहे। मैं इसके साथ एक और भी जोड़ देना चाहता हूं कि यदि हिंदू और मुसलमान के नाम पर यदि धर्म के आधार पर आप नीतियां बनाएंगे और यदि आप ये चाहेंगे कि धर्म के आधार पर पोलराइजेशन नहीं हो, ध्रुवीकरण नहीं हो, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए यदि आपको समाज का निर्माण ये करना है तो इन तत्वों से आपको बाहर निकल के ही करना पड़ेगा। रही बात प्रतिनिधित्व की, तो देखिए, प्रतिनिधित्व और क्वालिटी दोनों का एक समायोजन करने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। अब एक ऐसी भी स्थिति आ जाती है कभी कभी जब आपका एक फेल किया हुआ व्यक्ति है, वह भी प्रतिनिधित्व के नाम पर आपको उसको नौकरी देनी पड़ती है। तो क्या ये चीजें चलती रहेंगी क्या? एक उससे बड़ा सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ। मेरा जन्म इस धरती पर हुआ है, मेरी उम्र जो है वो 80 साल की है। मेरी पूर्वजों ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आधुनिक भारत के अंदर एक नागरिक होने के नाते मैं उस असमानता का बोझ क्यों ढोकर के जाऊं? क्या इसलिए कि भारत में मैंने जन्म लिया है? एक और बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। आप बिहार के अंदर आप इंटरमीडिएरी जो कुर्मी जाति है, जो यादव जाति है, ये फ्यूडल लैंडेड क्लास रहे हैं साहब। इनका यदि आप प्रतिशत नौकरियों में देख लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये अपर कास्ट के लगभग बराबर हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप इनको आरक्षण की जब तक सीमा से आप वंचित नहीं करेंगे और बाकी अति दलितों को यदि आप उस आरक्षण में नहीं देंगे, कायदे से इसका विश्लेषण होना चाहिए कि जो आरक्षण का लाभ हुआ वो किन जातियों तक सीमित रह गया। और शेड्यूल कास्ट के अंदर एक अंतिम बात 10 सेकंड मुझे दीजिए। देखिए, शेड्यूल कास्ट के अंदर एक व्यक्ति जो है, या शेड्यूल ट्राइब के अंदर एक व्यक्ति जो है, उसकी 7 पीढ़ियां जो है वो आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। उसका घाटा ये हो रहा है कि जिन और जातियों को इसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ठीक है संगीत जी, दुर्भाग्य की बात है कि इन मुद्दों पर चर्चा होता है। ठीक है, करेंगे ये मुद्दा आपने, अच्छा मिथिलेश जी आपने सुन लिया, हम लौट कर आएंगे तो आपके पास आएंगे। ठीक है, ये अवधारणा हमारी जो है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन कैसे आज भी क्रीमी लेयर जो है वो फायदा उठा रहा है, जो वंचित है वो आज भी वंचित है। चर्चा रहेगी जारी। तो कल नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा है और जातीय जनगणना पर बात होगी। मिथिलेश जी, हम
विश्लेषक क्यों? आपको नहीं लगता कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय समाज में जातियों के प्रभाव को घटाने की बात कर रहे हैं, भेदभाव को मिटाने की बात कर रहे हैं, जो संगीत रागी जी भी कह रहे थे। अब फिर से एक बार जातीय जनगणना करवा कर आरक्षण पर फिर से मारामारी करके एक बार फिर से हम क्या लड़ने झगड़ने का काम शुरू नहीं कर देंगे? मिथिलेश जी, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप हमें? डिस्कनेक्ट हो गया ना उनका लाइन, फोन कट गया। मिथिलेश जी तक हमारी आवाज। अभिषेक जी, आप सहयोगी हैं, चलिए, हालांकि मत भिन्नता यहाँ पर जरूर है आप लोगों की, लेकिन फिर भी यही सवाल आपसे। सही जी, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा और सोच होती है, उस हिसाब से हमारी मत भिन्नता है इस मामले में। मेरा बस इतना कहना है कि अमूमन आपने भी देखा है कि किसी भी केंद्र सरकार या प्रदेश की सरकार की कोई भी जो योजना होती है, उसका लाभ जब लोगों को मिलता है तो उसके आधार में उनकी जाति होती है और किस वर्ग से वो लोग आते हैं वो होता है, ताकि सबके बीच एक सामाजिक और आर्थिक समानता हो। क्रीमी लेयर एक आपने शामिल किया था आरक्षण में। अब हो ये रहा है कि वो क्रीमी लेयर ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब का गरीब हैं, जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं वो 70 साल से 60 साल से उठाया जा रहा है, बाकी किसी को मिल ही नहीं रहा है। सही जी, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं और आरक्षण में उनके लिए जो प्रावधान है वो एक अलग विषय। हम यहाँ जातीय जनगणना को यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि किसी खास जाति से आने वाले लोग जो किसी वर्ग में आते हैं, जब तक हमको उनके एग्जैक्ट जनसंख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी, जी, उसके बाद ये तो तय है ना, उसके बाद ये तो तय है कि संख्या बढ़ेगी। 1971 के बाद अब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। आरक्षण जो 50% से ज्यादा नहीं जा सकते, वहां भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। देखिए, मैंने बार बार आपसे कहा कि वो एक अलग विषय है कि 50% तक हम आरक्षण ले सकते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी के मन में भी असंतोष नहीं आया। अमूमन हमने देखा है ना कि किसी पिछड़े समुदाय के जब लोग होते हैं उनके मन में ये अविश्वास होता है कि भाई हमारी संख्या इतनी है और हमें इतना लाभ मिलना चाहिए ताकि हमारे लोग भी। ठीक है, थोड़ा जल्दी एक रिएक्शन ले लेते हैं। शक्ति जी, फिर से आते हैं आपके पास। अभिषेक जी, शक्ति यादव जी, आपको लगता है कि इससे क्या भला कर पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले अंसारी साहब समझने पड़ेंगे, जब तक आप वास्तविक मूल्यांकन नहीं करेंगे गरीबी का तो जाति को जानिए कौन लोग हैं इस देश के अंदर में। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदन के अंदर में प्रस्ताव लाया और बिहार विधानसभा ने पारित किया, सभी पार्टियों ने मिलकर के। नीतीश कुमार जी ने मांगा, समय मांगा, जो जद्दोजहद के बाद लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी ने दबाव बनाया, पुनः पत्र लिखा, ठीक का समय मिला, प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग इसकी सत्ता के संपत्ति पर 10% लोग, चाहे वो किसी वर्ग के हों, जो उपभोग कर रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि वास्तविक जब आकलन बदस्तूरे जो तस्वीर है, बदसूरत तस्वीर जब खुलकर के सामने आएगी, जब जेटली साहब, लेट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब ने जब प्रस्तुत किया था तो सारी तस्वीरें साफ साफ झलकी थी कि देश के हालात क्या है, किस रूप में हम कहां खड़े हैं। जो लोग जाति गिनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में तो इस देश का ताना बाना नहीं बिगड़ता है, लेकिन वास्तविक आकलन से डरते हैं। अब किस जात की बात, बैकलॉग पर चले जाते हैं। अरे बैकलॉग से तो आधा सीटें खाली है, अब बता दो उसकी कौन खाना पूर्ति कर रहा है। मंडल आयोग की आधी अनुशंसाएं अभी तक विचाराधीन है। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आप नौकरियां दे नहीं सकते हो तो समाज के उन्नयन का मैकेनिज्म क्या है, स्पष्ट करिए देश के सामने। बजट एलोकेशन जो मुट्ठी भर लोग जो खा जाते हैं, पी जाते हैं, सरकार की संपदाओं को भोग करते हैं, उसके उन्नयन के रास्ते निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? जो गरीब है गरीब रहे, लाचार रहेगा। तो एकमात्र है जातिगत जनगणना अंसारी साहब करेंगे तो जो देश की सूरत है वो खुलकर आएगा। बजट एलोकेशन के माध्यम से आप उन्नयन के रास्ते अख्तियार करेंगे, देश मजबूत होगा। संगीत जी आते हैं क्योंकि एक डॉक्टर वर्मा और खान साहब से एक रिएक्शन ले लें। मिथिलेश जी तब मिथिलेश जी, उम्मीद है हमारी आवाज अब आप तक पहुंच रही होगी। पहला सवाल आप ही से था, अगर आ रही है तो जी अभी आते हैं आपके पास। डॉक्टर वर्मा, आपको नहीं लगता कि जो फायदा गरीबों को मिलना चाहिए था, वंचित वर्ग को मिलना चाहिए था, कमजोर जातियों को मिलना चाहिए था, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो जाति का हो, चाहे देश की मुख्य धारा में आने का हो, और जो बहुत अच्छी बात संगीत रागी जी ने कही थी कि जो हम ये खत्म करेंगे या बढ़ाएंगे, तो एक बार फिर से हम उसी दिशा में 70 साल बाद पहुंच रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन वो सिर्फ टीवी पे बोलने वाली अच्छी बात है, वास्तविकता बिल्कुल इसके अलग है।
और तार्किक है नहीं बिल्कुल भी, और मैं तार्किक इनको काटूंगा। इन्होंने कहा कि काका कालेलकर की रिपोर्ट में कास्ट सेंसस के बारे में कुछ नहीं किया। तो महाशय पहले आप पूरी रिपोर्ट पढ़िए। उस रिपोर्ट की जो पहली लाइन थी उसमें रिकमेंडेशन में लिखा कि 1961 की जो जनगणना हो वो जाति आधारित हो, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि महिलाओं को पिछड़े के रूप में माना जाए, और तीसरा था ओबीसी स्टूडेंट, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट को टेक्निकल, प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूट में 70% आरक्षण देना। ये पहले 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स थे। तो आप तार्किक तौर पे गलत इंफॉर्मेशन आज तक के चैनल पे दे रहे हैं। दूसरे आपने कहा जातीय हटाना पड़ेगा। मैं कहता हूं ठीक है, जो अघोषित आरक्षण कई लोगों के पास में है पिछले 5000 सालों से, वो हटा दीजिए, सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा और जाति खत्म हो जाएगी, देश में वैसे तो कुटुंब आ जाएगा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, कोई आप प्रधानमंत्री बता दिए देश का जिसने आज तक अपनी जात बताई हो माननीय मोदी जी के अलावा? कोई प्रधानमंत्री बता दीजिए जो संसद में खड़ा होकर ये चिल्लाता है कि 27 पिछड़े मंत्री बनाए मित्रों, 27 पिछड़े मंत्री, तब आपकी आवाज नहीं निकली। और आपने कहा एक जाति की बात की, कुर्मी और यादव पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा नौकरियों पे हैं। आप निकालिए, रोहिणी आयोग को किसने रोक रखा है? क्यों नहीं रोहिणी आयोग बनाया था? उसकी सिफारिशें कर पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं वहां भी आप फंस गए हैं। तो ये झूठा मुखौटा लेके बड़े बड़े चैनलों पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हकीकत तो समझिए साहब, घर में खाना बनाने जा रहे हैं, ये नहीं पता कितने को खाना बनाना है, लेकिन खाना बनाएंगे। अजीब हिसाब है आपका। और आपकी पुरानी सरकारों ने भी यही कहा है। 2011 में जब आप तैयार हो गए थे। डॉक्टर वर्मा, आपने काका कालेलकर रिपोर्ट पर जो रागी जी पर सवाल उठाए हैं, देखिए हमारा सवाल यही था कि अगर हमें कोई शंका है, अगर हमने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो हमने यही पूछा था, लेकिन आपने सिरे से खारिज कर दिया। रागी जी ने, जहां तक हमें याद है, ये तो जरूर कहा था कि जिक्र उल्लेख अवश्य उन्होंने किया। रागी जी जवाब दीजिए। नहीं, उन्होंने अच्छा ठीक है डॉक्टर वर्मा, ठीक है। देखिए अंसारी जी, मैंने यही कहा था कि जो काका कालेलकर कमेटी की जो रिपोर्ट थी और मंडल कमेटी की जो रिपोर्ट थी, ये दोनों रिपोर्ट जातियों के आधार पर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ये मैंने ये कहा था, इस पर जोर देकर के कहा था कि मंडल आयोग ने आप उसे देख लीजिएगा बंधु, आप उसे देख लीजिएगा। मैं गलत होऊंगा तो मैं माफी मांगूंगा। प्लीज दूसरी बात मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि अभी तक जितने जिक्र हुए हैं, बात चली थी कि भाई रिजर्वेशन तक है। आपको पब्लिक सेक्टर में जॉब कितना है साहब? 4% जॉब है। 4% जॉब के आधार पर आप उनका सामाजिक उत्थान कर लेंगे क्या? आप उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? दूसरी बात, एक ब्राह्मण, सुन लीजिए, मैं धैर्य रखिए। एक व्यक्ति यदि ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया है, उसका अपराध यह है कि इस जीवन में वो नारकीय यातना के दौर से गुजरे, और सिर्फ इसलिए गुजरे क्योंकि उसका तो उस पर कंट्रोल नहीं था कि वो किस घर में जन्म ले रहा है। मैं तो बार बार आह्वान करता हूं समाज के उन सारे वर्गों से कि अपने आप को दुबे चौबे सारे अभिषेक जी, एक आप अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दीजिए। आप अपने आप को ब्राह्मण घोषित कीजिए। जन्म ना जायते शूद्र, हमारे यहाँ ये घोष वाक्य है। आप सारे अपने आप को ब्राह्मण कीजिए, लेकिन आप नहीं करना चाहते। जो जातियां कल ओबीसी में थी वो शेड्यूल कास्ट में अपने आप को करना चाहती है। जो जातियां शेड्यूल कास्ट में है वो अपने आप को शेड्यूल ट्राइब में करना चाहती है। जो जातियां अपर कास्ट में है वो अपने आप को ओबीसी में आरक्षण है। तो ये पूरा का पूरा जब आप गवर्नेंस का फेलियर हो जाता है, और नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं, मेरा ये पक्का एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं कह रहा हूं, चूंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में असफल साबित हुए हैं। उनका जो वोट बैंक है वो नीचे गिरा है। उनकी जो एक प्रतिमा थी, एक ठीक है सर, वो नीचे गिरा है। जल्दी से डॉक्टर वर्मा, संगीत जी, जातीय विमर्श पर आकर के ठीक है संगीत जी, आपने जवाब दे दिया। 10 सेकंड और हाँ, आने वाले दिनों अभिषेक जी आ रहे हैं आपके पास। अभिषेक जी एक मिनट आ रहे हैं। डॉक्टर वर्मा, बहुत कम समय है, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा प्लीज। 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। सही जी, एक तो ये मैसेज देना बहुत गलत है कि आरक्षण होने की वजह से, ये मैसेज देना ये बहुत गलत है कि आरक्षण की वजह से किसी ब्राह्मण जाति में या क्षत्रिय जाति में पैदा हुए उसका हक खाया जा रहा है।
मैंने फिर से बोला, आरक्षण का मतलब समझिए। आरक्षण का मतलब है जिस फूल पे रोशनी कम लिख रही है उसको उठा के आगे करना। ठीक है, सुनिए, नहीं अब बीच में मत बोलिए। आज नीतियां खराब हैं, आज नीतियां खराब है। कई जी व्यक्ति को आप उसको मिल रहा है। रुक ना आप गलत मैसेज दे रहे हैं। आप आरक्षण को गलत तरीके से, तो आप ये कहना चाहते हैं कि देश के संविधान में बनाने वाले लोगों में त्रुटियां थी और इस देश ने, आप ये बोलना चाहते थे कि बाबा साहब गलत थे, आप ये बोलना चाहते थे कि संविधान जो बना था वो गलत था, वो आरक्षण गलत था। ठीक है, अब हम आप आशुतोष जी, डॉक्टर वर्मा और संगीत जी, आप दोनों को रोक रहे हैं। अभिषेक जी जल्दी से आइए क्योंकि समय खत्म हो रहा है। आपके मुख्यमंत्री फेल हैं, रागी जी कह रहे हैं। अब सिर्फ अभिषेक जी की आवाज दीजिए प्लीज, सिर्फ अभिषेक जी की आवाज दीजिए और उसके बाद खान साहब की बस। मुझे क्यों नहीं बुलवा रहे हैं आप? अरे आ रहे हैं खान साहब, आ रहे हैं खान साहब, आ रहे हैं। इनकी बात सरासर गलत है, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आपने देखा कि हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं महिला सशक्तिकरण की। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आधी आबादी को नीतीश कुमार जी ने इतनी ताकत दी और उनकी बदौलत भी हमारी सरकार इतनी मजबूती से चलती है। नीतीश कुमार जी पर लोग, ठीक है, बहुत धन्यवाद खान साहब, अंतिम शब्द आपके इस चर्चा की। ये बात कर रहा हूँ कि ये कोई आज नई बात नहीं चल रही है। देखिए, नई बात नहीं चल रही है। ओबीसी वर्ग है, ये बहुजन समाज पार्टी का अभिन्न अंग है। और देखिए, ये शुरू में जब ओबीसी के लिए ये बातें आई तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धारा 340 का प्रावधान किया और जब इस धारा 340 सर रोकना पड़ रहा है आपको। मिथिलेश जी, खान साहब, डॉक्टर आशुतोष, अभिषेक झा जी, शक्ति यादव जी, संगीत रागी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मिथिलेश जी का बार बार लिंक टूटा, इसलिए उनसे हमारी बात बाद में नहीं हो पाई। कल नीतीश कुमार जा रहे हैं एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, जातीय आधारित जनगणना को लेकर। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।